presented by Zarasi Koshish. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी में संकलित तीसरा पाठ अतीत में दबे पांव, जो ओम थानवी जी का लिखा हुआ है, इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, जिसे सिंधु सभ्यता बोला गया है, साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? तो इस प्रश्न को समझे पहले कि वह साधन संपन्न थी, कि उसमें सभी साधन उपलब्ध थे कि जो एक नगर, समाज, परिवार को साधन चाहिए अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए सारे औजार यंत्र थे। किसी राजा के पास जो सुख सुविधाएं होती है वो सारी थी। एक नगर में जो सारी सुख सुविधाएं होती हैं, पक्की गलियां, गलियों के दोनों तरफ नालियां, गंदे पानी के निकासी के लिए बड़ा टैंक, अनाज भंडारण के लिए बड़ा भंडार गृह, मंदिर भी था एक, भिक्षुकों के लिए, साधुओं के लिए, पूजा करने के लिए यज्ञशाला थी, स्नान करने के लिए एक बड़ा तालाब भी था जिसमें उतरने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां थी। तो एक पूरा ग्रिड प्लान पर आधारित सिस्टेमैटिक ढंग से एक तैयार नगर था, और उसी शैली पर आज हमारा चंडीगढ़ स्थापित किया गया है, ग्रिड प्लान पर। लेकिन उनके पास इतनी सुख सुविधाएं तब हो गई थी, लेकिन उनके अंदर आडंबर नहीं था कि वो इन सुख सुविधाओं से दिखावा नहीं करते थे कि आज ये तालाब बना लिया तो अब इस तालाब को सजा लिया जाए, आज बैलगाड़ी बना लिया तो इस बैलगाड़ी को अट्रैक्टिव कर लिया जाए। तो ऐसा उनके अंदर नहीं था। तो क्यों नहीं था, उसका उत्तर बताना है। सिंधु सभ्यता बहुत संपन्न सभ्यता थी। प्रत्येक तरह के साधन इस सभ्यता में थे। इतना होने के बाद भी इस सभ्यता में दिखावा नहीं था, कोई बनावटीपन या आडंबर नहीं था। जो भी निर्माण इस सभ्यता के लोगों ने किया वह सुनियोजित और मनोहारी था। निर्माण शैली साधारण होने के बाद भी दिखावे से कोसों दूर थे। जो वस्तु जिस रूप में सुंदर लग सकती थी उसका निर्माण उसी ढंग से किया गया था। सिंधु सभ्यता में भव्यता थी, आडंबर बिल्कुल नहीं था। तो सरल सा उत्तर हम दे सकते हैं इसमें। अपनी तरफ से भी हम और इसमें पाठ के आधार पर लिख सकते हैं कि उनके पास अस्त्र शस्त्र जरूर थे, लेकिन फायदे के लिए, जो काम में लाया जाए बस वही काम किया, अन्यथा नहीं। तो आज हम साइंस का प्रयोग करके अनावश्यक चीज़ें बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं जिनका प्रयोग नहीं है, फिर भी बना के रख रहे हैं कि भविष्य में ऐसा होगा तो ये काम आएंगे। बड़े से बड़े टैंक, युद्ध के सामान, तो वो सब उनके अंदर भावना नहीं थी। दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या राज धर्म पोषित न होकर समाज पोषित। ऐसा क्यों कहा गया है? या सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था? अतीत में दबे पांव के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न को भी समझना जरूरी है पहले कि सिंधु का जो घाटी का सभ्यता का जो सौंदर्य था वो राज पोषित नहीं था या किसी धर्म
के द्वारा पोषित नहीं, कि धर्म के द्वारा उसका पालन पोषण नहीं होता था किसी राजा के द्वारा। जनता खुद जागरूक थी, वो खुद उसका पालन पोषण करती थी, खुद उसको डेवलप करती थी, खुद उसको समृद्ध बनाती थी और खुद ही उसका ऑब्जर्वेशन करती थी और खुद ही उसका संरक्षण करती थी। ऑब्जर्व तो वे लोग आज के लोगों से कहीं ज़्यादा हाई फाई थे अपनी सोच के आधार पर। तो उत्तर में हम पढ़ते हैं, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का अधिक महत्व था, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी एक प्रश्न है, इसी का उत्तर इकट्ठा लिखा जाएगा तीनों का। तो सिंधु सभ्यता के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व था। यहाँ प्राप्त नगर नियोजन, धातु व पत्थर की मूर्तियां, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति व पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मुहरे, खिलौने, आभूषण तथा सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप आदि सब कुछ इसे तकनीक सिद्ध से अधिक कला सिद्ध जाहिर करता है। यहाँ से कोई हथियार नहीं मिला है। इस बात को लेकर विद्वानों का मानना है कि यहाँ अनुशासन जरूर था, पर सैन्य सभ्यता का नहीं था। यहाँ पर धर्मतंत्र या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं, महल, उपासना स्थल आदि नहीं मिलती। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीजों को सलीके से बनाया गया है। इन सारी चीजों से उसका सौंदर्य बोध उभरता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का वो सौंदर्य बोध समाज पोषित था, कि समाज के लोग खुद के लिए जो चीजें उपयोगी है मिलजुल कर बनाते होंगे और वही चीजें मिली हैं। अगर राजा बनाएगा कोई चीज तो वो पहले खुद का लाभ देखेगा, उससे क्या हमें टैक्स प्राप्त हो सकता है। कोई पर्यटन स्थल बनाएगा तो उसको ऐसे आडंबर पूर्ण बनाएगा कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को साधारण तरीके से बनाया, बस हमारा काम चल सके, जरूरत पड़ने पर हम इसका प्रयोग कर सकें। यहाँ पर कोई हथियार नहीं मिला। हथियार वहाँ होते जहाँ अनुशासनहीनता पाई जाती है, और अनुशासन में लाने के लिए लोगों को हथियारों का प्रयोग किया जाता है, बल का प्रयोग होता है, जबरदस्ती अनुशासन प्रयोग करवाया जाता है। अनुशासन दो प्रकार का है, पहला है आंतरिक, दूसरा है बाह्य। आंतरिक हो तो ठीक है, जब आंतरिक नहीं होता बाह्य अनुशासन प्रयोग किया जाता है, जबरदस्ती बलपूर्वक मार के, पीट के, डरा के, धमका के, ये इनके प्रकार हैं। तो वहाँ उस समय आंतरिक अनुशासन था, तो हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रश्न नंबर 3 है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? तो अभी पढ़ा हमने पिछले ही प्रश्न में कि कोई ताकत प्रयोग नहीं होती थी वहाँ पे समाज को चलाने के लिए। कोई राजा नहीं था, बल्कि एक स्वयं अनुशासित सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। अतीत में दबे पांव के आधार पर उत्तर दीजिए। तो दोनों प्रश्नों का सेम उत्तर है। पुरातत्ववेत्ताओं ने जो भी खुदाई की है, खोज की है, उसमें उन्हें मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां, पत्थर और लकड़ी के उपकरण मिले हैं। इन चित्रों के फलस्वरूप यही बात सामने आई है कि लोग समय के अनुरूप इन वस्तुओं का उपभोग करते थे, मतलब प्रयोग करते थे।
दूसरा, उनकी नगर योजना भी उनकी समझ का पुख्ता प्रमाण है। आज की नगर योजना भी उनकी योजना के समकक्ष नहीं ठहरती है। जो कुछ उन्होंने नगरों, गलियों, सड़कों को साफ सुथरा रखने की विधि अपनाई, वह उनकी समझ को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, यह सच है कि यहाँ किसी अगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती। यहाँ आंगन होना चाहिए अगन की जगह। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? तो छोटी छोटी त्रुटियां हैं टाइपिंग में, इनको सुधार कीजिएगा आप भी अपनी नोटबुक में। तो इस लाइन से लेखक यह समझाना चाहता है, पहले सरल तरीके से आप प्रश्न को समझिए कि एक मकान है, उसकी छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, और सीढ़ियों का जो अंतिम सिरा होता है वो छत के साथ अटैच होता है, जुड़ा रहता है, और उसी लास्ट पायदान पर पैर रखकर हम छत पर पहुंचते हैं। तो इसने क्या किया कि छतें ढह गई, निकल गई ऊपर से, तो सीढ़ियां वहां तक अटकी हुई है। अब छत के ऊपर चलने का रास्ता नहीं है। अब वो खुले आसमान की तरफ है, अधूरी रह रही हैं सीढ़ियां। अब वहां पर खड़े होकर के हम छत को देखेंगे, अगर जगह है चलने की तो हमें वहां की जो शैली है वो पता चलेगी कि छतें किस पदार्थ से बनी थी, आकार कैसा था, उसकी मंडेर की लंबाई चौड़ाई कैसी थी, ऊपर साज सज्जा कैसी थी, कंगूरा कैसा था, सब। लेकिन अब वहां तक पहुंचते ही लास्ट पायदान तक हमें छत नहीं दिखती, खुला आसमान दिखता है। वहां खड़े होकर के बस हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ से ऐसी छत हो रही होगी, ऐसा आकार, ऐसा डिजाइन, सब। और छत से ऊपर आसमान से जो भी प्रतिक्रिया हो रही थी कि धूप ऐसे आती होगी, हवा ऐसे आती होगी, बारिश ऐसे आती होगी, तो पानी यहाँ से निकलता होगा, तो वो सब हम महसूस कर सकते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता पूर्ण विकसित सभ्यता थी कैसे? पाठ के आधार पर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो लेखक कहता है कि मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता के अवशेष बिखरे पड़े हैं। यहाँ के मकानों की सीढ़ियाँ उस कालखंड तथा उससे पूर्व का एहसास कराती हैं जब यह सभ्यता अपने चरम पर रही होगी। इतिहास बताता है कि यहाँ कभी पूरी आबादी रहती थी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ के अधूरे पायदानों पर खड़े होकर हम गर्व महसूस कर सकते हैं। जिस समय दुनिया में ज्ञान रूपी सूर्योदय नहीं हुआ था, उस समय हमारे पास एक सुसंस्कृत विकसित सभ्यता थी। इसमें महानगर भी थे। इनको विकसित होने में कभी काफी समय लग रहा होगा। यह हमारे इतिहास की आंखों के सामने प्रत्यक्ष कर देता है। उस समय का ज्ञान
उनके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी हमारे लिए अनुकरणीय हैं। तत्कालीन नगर योजना को आज की नगरीय संस्कृति में प्रयोग किया जाता है। जो अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि चंडीगढ़ है, ऐसे विदेशों के ब्रासीलिया जैसे शहर हैं वो भी इसी शैली पर आधारित है। हम बाकी के क्वेश्चन कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.